हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। तो अपना जेनेटिक्स चल रहा है, ठीक है, और बिल्कुल ख़त्म होने के ही तरफ है। एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, है ना। तो आज का रहेगा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ रहे हो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, अब इसके बारे में समझना है। तो बोले सर फिंगरप्रिंटिंग तो सुने थे, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो फिंगरप्रिंटिंग क्या सुने थे कि जैसे कहीं क्राइम सीन, कहीं क्राइम हुआ तो क्राइम वाले जगह पे जाके वहाँ पे जो जो भी क्रिमिनल है, ठीक है, वहाँ पे दीवार पे या कोई ऑब्जेक्ट पे उसके फिंगर का निशान पड़ जाता है, तो उसको डेवलप करके, ठीक है ना, उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि फिंगर का जो भी निशान है वो बड़ा यूनिक होता है, समझ रहे हो। तो उसके फिंगर के निशान को डेवलप करके और जो एक पेपर में डेवलप किया जाता है उसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट। उस फिंगरप्रिंट से सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट को मैच कराया जाएगा। यदि मैच कर गया तो वो हम कहेंगे कि वही अपराधी है, वही क्रिमिनल है, क्राइम को उसने ही अंजाम दिया है, ठीक। लेकिन एक यहाँ पे इसका ड्रॉबैक है फिंगरप्रिंटिंग का। वो ड्रॉबैक क्या है भाई? वो ड्रॉबैक है कि इस फिंगरप्रिंट जो देख रहे हैं इसको हम प्लास्टिक सर्जरी करा के या ऑपरेट करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, समझ गए। तो वो क्रिमिनल होगा, वो बच जाएगा। पता रहे समझ में। तो अब देखा गया कि कौन ऐसा टेक्निक है जिसको कितना भी कुछ कोई करे उसको अल्टर नहीं कर सकता। तो डीएनए को थोड़ी चेंज किया जा सकता है। अब हर एक सेल के न्यूक्लियस में घुस के कोई अपना डीएनए चेंज करेगा? या कोई ऐसा सिरप नहीं हो सकता है कि जिसको पी ले या कोई मेडिसिन ले ले जिसकी वजह से पूरा जेनेटिक सेट उसका चेंज हो जाए, समझ रहे हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहाँ पे मजबूरी क्रिमिनल की हो जाएगी, उनको पकड़ाना ही पकड़ाना है, समझ रहे हो। तो लास्ट तो क्या हुआ, फिंगरप्रिंटिंग को छोड़ के, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आया गया। और फाइनली मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा जजमेंट आया कि नहीं, फिंगरप्रिंटिंग जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है ये बिल्कुल 100% जो होता है एवरी पर्सन का यूनिक होता है, बस खाली मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन, एक ही जाइगोट से डेवलप हुआ जो ट्विन होगा उसका तो जेनेटिक सेटअप पूरा हू बहू क्या होगा, एग्जैक्टली मैच करेगा। इसलिए उनके डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होंगे, सेम होंगे। उनको छोड़ के तो ऐसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कितने हैं? बहुत ही कम, न के बराबर है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। और ऐसे ट्विन अपराध कितने करते होंगे भी तो कितने क्राइम करते होंगे, ठीक है, बहुत ही कम। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एकदम परफेक्ट जो है एक जरिया है, परफेक्ट मेथड है आपको सस्पेक्ट को पहचानने का, ठीक है, जिसके ऊपर शंका है, जिसके ऊपर हम शक कर रहे हैं, क्रिमिनल को पहचानने का, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या हुआ, ये इन्वेंशन हुआ। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक ना, डीएनए प्रोफाइलिंग। और इसको डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्स जेफरीस, ठीक है। वो लिसेस्टर यूनिवर्सिटी में, मतलब यूके में, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, वहाँ पे लेक्चरर थे। और उन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था 1985 में, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाई, इसकी डिस्कवरी किसने किया? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का डिस्कवरी अलेक्स जेफरीस इन 1985 में, ठीक है, इन लेसिस्टर यूनिवर्सिटी यूके। इसलिए इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यह है फिंगरप्रिंटिंग, समझ रहे हो। और इंडिया में इस कार्यक्रम को कौन कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं भाई लालजी सिंह, ठीक है। बनारस में, हैदराबाद, बनारस के रहने वाले, हैदराबाद इंस्टीट्यूट में है ये लालजी सिंह, लालजी सिंह, समझ रहे हो। तो ये हुआ। अब है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ठीक, कैसे इसके मतलब कि ये मतलब डिस्कवरी किया गया, इसको ज़रा देख ले। तो देखो, इसको समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा अब हमको जीनोम में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जीनोम में जाना पड़ेगा। जीनोम क्या होता है? देखो जीनोम क्या होता है। जीनोम, ठीक। तो जीनोम के लिए क्या हो जाएगा? जीनोम का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स present on a half set of chromosome। क्रोमोजोम के हाफ सेट पे टोटल नंबर ऑफ जीन जो होगा उसको क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। और एक पॉपुलेशन में पॉसिबल टोटल जीन, ठीक है, उसके डिफरेंट इंडिविजुअल जितने पॉसिबल है उसको बोलते हैं जीन पूल। जीन पूल से मतलब नहीं, जीनोम से मतलब है। तो ये जीनोम हुआ। और इस जीनोम में क्या देखते हैं, ये जो ह्यूमन बीइंग का जीनोम है, इस जीनोम का 99%, ध्यान से 99.9% ऑफ दिस जीनोम इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। सारे ह्यूमन बींग्स में ये बिल्कुल सेम है। देख लो, 99% जीनोम क्या है? बिल्कुल सेम है। इसका मीनिंग क्या बताते हैं, आगे का स्टेटमेंट लिखते हैं। ओनली 1% क्या करता है? डिफरेंट। 0.1% ऑफ दिस जीनोम इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। और ये जो डिफरेंट है 0.1%, ये क्या होता है? यूनिक होता है। एंड इट इज यूनिक, यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल में क्या होता है? ये यूनिक होता है। देखो ध्यान से, 1% ये जीनोम क्या होता है? 0.1% डिफर करता है। अब देख लो, क्या जीनोम को हम डीएनए के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? देखो कैसे कर सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब है, सपोज करो कि ये एक जीनोम हमने बनाया। क्या बनाया? ये जीनोम बनाया। ये डीएनए है। क्या है बच्चों? डीएनए है। ये क्या है? डीएनए। यहाँ से यहाँ तक कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, तो ये क्या है? जीन है। जीन है, समझ रहे हो। और किसी एक क्रोमोजोम का हमने बनाया। किसका बनाया? कोई एक क्रोमोजोम का, एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम का। ये देखो,
ऐसे ऐसे कितने क्रोमोसोम होंगे हम में? 23। ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन जीनोम मतलब कि जीन किसका किसका मानोगे? 22 पेयर्स। ये देखो 22 पेयर्स और एक एक्स और एक वाई, मतलब 24 क्रोमोसोम को। फीमेल में 23 क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब 22 पेयर्स पे और एक्स क्रोमोसोम पे रहने वाले सारे जीन क्या कहलाएंगे? जीनोम कहलाएंगे। किसमें? फीमेल में। और 22 पेयर्स और एक्स वाई पूरा 22 पेयर्स और एक्स वाई टोटल का टोटल क्रोमोसोम में रहने वाले जीन को हम क्या बोलते हैं? वो मेल का जीनोम बोलते हैं। ये मेल में होगा, मेल में। तो फीमेल में कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम। और मेल में कितने? 24 क्रोमोसोम पे, याद रखना, क्रोमोसोम पे। ये जो जीन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। चलो मैं एक क्रोमोसोम की बात करता हूँ। एक जीन है, अब जीन के बाद क्या हो जाएगा? इतना पार्ट फालतू है, समझ रहे हो? फिर एक जीन स्टार्ट हो गया, देखो फिर जीन स्टार्ट हो गया। इतना पार्ट फालतू है, फिर जीन स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर जीन, फिर इतना पार्ट बेकार है, फिर एक जीन स्टार्ट हुआ, फिर एक जीन स्टार्ट हुआ। तो ये सभी जीन जो देख रहे हो, ये सभी जीन, जितने भी जीन हैं, ये 99.9%, ठीक ना, ये होते हैं। और ये सारे इंडिविजुअल में लगभग सिमिलर है। सिमिलर का मतलब समझिएगा, सिमिलर और आइडेंटिकल में अंतर है, याद रखना, दोनों में डिफरेंस है। सिमिलर और आइडेंटिकल में डिफरेंस होता है। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, तो जब एग्जैक्टली सेम रहता तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, समझ रहे हो। और सिमिलर मतलब लगभग सेम, स्लाइट डिफरेंस, समझ रहे हो। तो 99% जो होता है बिल्कुल सिमिलर होता है। और 99.9% और 0.1% में ये सब जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, फिर आपका ये पार्ट जो हो गया, ठीक है ना, फिर ये वाला पार्ट जो हो गया, ये सब आ गए क्या? आपके 0.1% में। कितने परसेंट में आ गए? 0.1% में। ये 0.1% में आ गया। ये सब जो है 99.99% पे आता है। बता रहे समझ में? चलो, अब इनको क्या बोलते हैं? ये जो 0.1% है, इनको बोला जाता है नॉन कोडिंग डीएनए। मतलब किसी भी प्रोटीन को ये कोड नहीं करता है। आरएनए तो बनाएगा, लेकिन वो आरएनए जेनेटिक कोड को बियर नहीं करता, ठीक है। मतलब इस डीएनए की वजह से 0.1% की वजह से कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? ये जो 0.1% है, इस 0.1% को हम बोलते हैं बच्चों, ये जो 0.1% है, देखो 0.1%, ये नॉन कोडिंग डीएनए होता है। क्या होता है? नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए होता है। नॉन कोडिंग डीएनए मतलब कि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। किसी प्रोटीन को ये कोड नहीं करता। तो सर पहले तो बताए थे कि प्रोटीन को कोड करने के लिए आरएनए होते हैं। वही बात भाई, इनडायरेक्टली वो आरएनए कहाँ से बना? डीएनए पे ही बना। तो वहाँ तक जाना है आपको। प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए जाओ, डीएनए से आरएनए, आरएनए से भी प्रोटीन पे जाओ। मतलब कि डीएनए तब तो आरएनए बन रहा है। तो वही बात बोल रहा हूँ, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, इसलिए नॉन कोडिंग बोलते हैं। और इसको जंक डीएनए भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? और इट इज नोन एज जंक डीएनए। इसको जंक डीएनए भी कहते हैं, जंक डीएनए। समझ रहे हो?
जैसे जंक फूड का कोई रोल नहीं है आपको बॉडी में सिवाय बीमारी फैलाने के, समझ रहे हो। इसलिए समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, जलेबी, ये सब यदि खाते हो तो छोड़ो खाना इतना जल्दी, ये सब जंक फूड में आता है, ठीक है। चलो, नॉन कोडिंग, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, और इसको हम जंक डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है, जंक डीएनए। अब जंक डीएनए में क्या होता है, इस जंक डीएनए में मतलब नॉन कोडिंग डीएनए में, इसमें जो होगा एक चीज इसमें प्रेजेंट होता है, ये बियर करता है, इट बियर्स रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, मतलब रिपीटेटिव बेस सीक्वेंसेस। मतलब इस जंक डीएनए में रिपीट करता हुआ बेस का सीक्वेंस मिलता है, एक ही टाइप का पैटर्न बार बार रिपीट होता है, समझ रहे हो। इसलिए इस जंक डीएनए को, जो कि नॉन कोडिंग है और बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही टाइप का बेस सीक्वेंस या कुछ पर्टिकुलर टाइप के बेस सीक्वेंस, तो हम इनको सैटेलाइट भी बोलते हैं। सो इनको हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट डीएनए, ठीक। तो सैटेलाइट डीएनए को कैसे डिफाइन करोगे, सैटेलाइट डीएनए को डिफाइन करेंगे बच्चों, द डीएनए, ठीक है, द पार्ट ऑफ डीएनए और द डीएनए और द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, which cannot code for any protein but having base pairs in repeated manner, ठीक है, is known as satellite DNA। क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट डीएनए भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए कैसे बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द नॉन कोडिंग, क्या नॉन कोडिंग, द नॉन कोडिंग, जिसको जंक डीएनए बोलते थे, मतलब जंक डीएनए ही है ये, द नॉन कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए having some base pairs in repeated manner is known as satellite DNA। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। अब देखो सैटेलाइट डीएनए, अब देखो जरा कैसा दिखता होगा ये। सपोज करो कि हमने अभी बनाया, आपको ऐसा क्रोमोसोम बनाया था, ये क्रोमोसोम बनाया था, इस क्रोमोसोम में ये क्या है, जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये देख लो, ये जीन है। अब यहाँ पे ये जो डीएनए बचा हुआ है, ये क्या होंगे, सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट डीएनए है ना, ये सैटेलाइट डीएनए और ये सैटेलाइट डीएनए, ये सैटेलाइट डीएनए और कौन, ये सैटेलाइट डीएनए, समझ रहे हो, ये सैटेलाइट डीएनए है। और आगे भी जाओगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, सैटेलाइट डीएनए, यहाँ भी सैटेलाइट डीएनए। अब इस पार्ट को जरा देखें कैसे इसमें सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। इतना पार्ट को देख लो, इतना पार्ट को इधर देखते हैं कैसा दिखता है यहाँ। इसको जब देखा गया तो इसमें देखने के बाद में हमें यह मिला। सपोज करो
कि ए टी टी और सी मिल गया, तो फिर ये ए टी टी सी फिर रिपीट होगा, ए टी टी और सी ये रिपीट होगा। देखो टी टी ए कॉम्प्लीमेंट्री रखेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरे स्टैंड पे, जी टी टी ए जी, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो, डबल 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 ट्रिपल डबल 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 ट्रिपल, ठीक है। ऐसा हो गया आपको, ये देखो ये हो गया। अब ऐसा हुआ तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस क्या है, रिपीटेड मैनर में है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं, ऐसे पार्ट जितना भी दिख रहा है, जितने जगहों पे, यहाँ पे दिखा, फिर आपको यहाँ पे दिखा, ये देखो ये दिखा, ठीक है, ये दिखा, ठीक, ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, इन सब में ये पार्ट रिपीटेड मैनर मिलेगा, समझ गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। अब बात है कि क्या यही ए टी टी सी ही पूरा मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे ए टी टी सी मिला, आगे क्या मिलेगा, जी जी सी सी ए टी ऐसे मिल जाएगा। मतलब जब भी मिलेगा तो रिपीटेड मिलेगा, ठीक है, और रिपीटेड मिलेगा तो उसको बोलेंगे सैटेलाइट, और किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता, मतलब कि कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन इनको नहीं बनाना है। मतलब इंट्रॉनिक पार्ट कर सकते हैं, इंट्रॉनिक पार्ट मतलब कि आरएनए तो बनाएगा, लेकिन उस आरएनए का स्प्लिसिंग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा वहाँ से, क्योंकि किसी को कोड ही नहीं कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई प्रोटीन नहीं बनाता है। तो बोले जब प्रोटीन कोई नहीं बनाता है सर, इसका मतलब कोई कैरेक्टर नहीं दे सकता है, और जब कैरेक्टर नहीं दे सकता तो फिर किसी काम का नहीं है, तो फिर इसके बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। अभी ये बहुत बड़ी बात है, सोच लो। मतलब कि जब प्रोटीन नहीं बन रहा है तो कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। प्रोटीन नहीं बना तो एंजाइम नहीं बना, एंजाइम नहीं बना तो कोई रिएक्शन पर्टिकुलर कर नहीं पाएगा जीन, जब रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो कैरेक्टर कहाँ से देगा, कैरेक्टर देगा ही नहीं। जब कैरेक्टर नहीं बनेगा तो हम पढ़ किस लिए रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि इसका यूज है। पूरा का पूरा जीन, मान लो किसी ने क्राइम किया, तो क्राइम किया तो उसके डीएनए का सैंपल को लेके पूरा का पूरा जेनेटिक स्टडी करना बहुत टफ वर्क हो जाएगा। तो कुछ एक पार्ट को पकड़ लो ना, एक ऐसे पार्ट को पकड़ो जिसमें हर एक इंडिविजुअल में वो यूनिक होता हो। तो ये यूनिक है, एक इंडिविजुअल में ये पैटर्न मिल रहा है, दूसरे में दूसरा मिलेगा, हम में तीसरा मिलेगा, चौथे आदमी में चौथे टाइप का मिलेगा। तो सबका ये जो पैटर्न होता है सैटेलाइट डीएनए में, रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो पहचान में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हम यहीं से पकड़ लेंगे उसको, सारा का सारा डीएनए स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता रहे समझ में, वो काफ़ी टीडियस वर्क हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी बात कर रहा हूँ। अब चलो, अब ये सैटेलाइट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये सैटेलाइट जो हुआ, ये दो तरह का होता है, एक मिनी सैटेलाइट होता है और एक माइक्रो सैटेलाइट होता है। क्या होता है, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट होता है। तो चलो देखते हैं, ये सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप का, ये सैटेलाइट डीएनए कितने टाइप का होता है, सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स। एक जो होगा मिनी सैटेलाइट, और एक क्या होगा, माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट, हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे उसी फिगर से कि ये सैटेलाइट प्रेजेंट कहाँ होता है, आखिर सैटेलाइट का पोजीशन क्या होता है। तो पहले लिख लो, तब इसके बारे में बताएंगे। पोजीशन ऑफ सैटेलाइट डीएनए, पोजीशन ऑफ सैटेलाइट
डीएनए, सैटेलाइट डीएनए का क्या पोजीशन होता है? मैं क्या बताया था? ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया था। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता के कुछ ऐसा बताए थे, और एक जीन को डिमार्केट हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था ना, और एक को यहाँ पे ऐसे कर दिया था सैटेलाइट का, एक बीच में यहाँ किए थे और एक फिर लास्ट में यहाँ किए थे। तो इसको क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को बोलते हैं टीलोमेयर। क्या बोलते हैं? टीलोमेयर। टीलोमेयर, ये भी टीलोमेयर है, मतलब क्रोमोसोम का जो अपेक्स पोर्शन है उसको बोलते हैं टीलोमेयर। ठीक है, तो इसको टीलोमेयर बोलेंगे बच्चों। टीलोमेयर मतलब टीलोमेयर पे, जो टीलोमेयर के पास जो डीएनए होंगे क्रोमोसोम में, वहाँ पे सैटेलाइट प्रेजेंट होता है। ठीक, और कहाँ? और देखो इसको क्या बोलते हैं? इस रीजन को सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर वाले रीजन पे, सेंट्रोमियर वाले रीजन पे ये मिलता है, समझो, सेंट्रोमियर वाले रीजन पे मिलेगा। और ये बीच वाले यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ भी बीच में कहीं मिल रहा था। तो बीच वाला रीजन जो होता है इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिक रीजन। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिक रीजन। इतने जगहों पे प्रेजेंट होता है। हेटेरोक्रोमैटिक मतलब जहां पे बहुत ज़्यादा डीएनए की कॉइलिंग हुई हो। ठीक है, वो रियल में वो फंक्शनल पार्ट नहीं है, वो नॉन फंक्शनल पार्ट है, और वो बहुत ज़्यादा डीप स्टेन लेता हो। यदि कलर डाई हम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कलर लेगा वो। क्यों? क्योंकि डीएनए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंडेंस फॉर्म में है, बहुत डेंसली पैक्ड है, तो डाई तो गहरा लेगा ही, डार्क कलर लेगा। तो इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिक रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेटेरोक्रोमैटिक रीजन, इतने जगहों पे सैटेलाइट का पोजीशन होता है डीएनए का। बता रहे समझ में? अब ये सैटेलाइट दो तरह का, एक जो होगा वो मिनी सैटेलाइट, और दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा माइक्रो सैटेलाइट। ये दो तरह का सैटेलाइट होता है, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट क्या होता है भाई? मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है। ये लार्जर होगा और ये क्या होगा? स्मॉलर होता है। समझ रहे हो? ये स्मॉलर होता है, लार्जर और स्मॉलर। और इसमें 10 से 10 to 60 बेस पेयर होगा, और ये 2 to 6 बेस पेयर का बना होगा। समझ रहे हो? 2 to 6 बेस पेयर का क्या होगा? बना होगा। समझ रहे हो? मिनी सैटेलाइट एक कंटेन करता है क्या? ये नॉर्मल साइज है। ठीक है, नॉर्मली एक कंटेन करता है, इट कंटेन्स VNTR। ये क्या कंटेन करता है बच्चों? VNTR को कंटेन करता है। इट कंटेन्स VNTRs। और ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है कंटेन्स STRs। क्या कंटेन करेगा? STR। तो VNTRs क्या होता है? ये होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और इसमें क्या होता है? ये होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट। टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। अब दोनों का मतलब समझो। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या है? मतलब कि एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस का बार बार रिपीटेशन हो। तो बार बार रिपीटेशन हो लंबे चेन तक, लंबे दूर तक, और यहाँ शॉर्ट दूरी तक, छोटे डिस्टेंस तक बार बार रिपीटेशन हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। समझ गए? और वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मतलब ये क्या हो जाएगा?
ये लंबा वाला थोड़ा हो जाएगा, ये लंबा हो जाता है, उससे लॉन्गर होता है, ठीक है। इसमें जो रिपीटेशन मिलेगा इसके शॉर्ट वाले के कंपेरिजन में ज़्यादा रिपीटेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है ना। यहाँ पे 8 से 200 रिपीट मिलेगा इसका कितना मिलेगा, 8 to 200 रिपीट्स, ठीक है। और यहाँ मिलेगा 10 to 1500 रिपीट्स, इतना रिपीट। साइज इसका जो होगा 0.1 to 20 किलो बेस पेयर्स, समझ रहे हो। इसका क्या होगा 10 to 1000 बेस पेयर्स। देखो समझने की कोशिश करो बच्चों, मतलब मिनी सैटेलाइट लार्जर होता है, बड़ा होता है, रिपीट इसमें ज़्यादा होगा, वहाँ पर रिपीट कम है। जैसे इसका एक यूनिट 10 से 10 to 60 बेस पेयर का बना होता है, एक रिपीटेशन यूनिट, और इसका 1 रिपीटेशन यूनिट 2 to 6 बेस पेयर का बना होगा, समझ रहे हो। और ये कंटेन करता है VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये क्या होता है भाई, ये 10 to 1500 रिपीट्स होंगे इसमें। ये देख लो, एक यूनिट 10 से 60 बेस पेयर का, और इसमें ऐसा 10 से 60 बेस पेयर का यूनिट जो होगा बेस पेयर का, ये 10 से लेकर 1500 तक रिपीट होगा। और साइज इसका जो होता है 0.1 से 20 किलो बेस पेयर्स, समझ रहे हो, 20 किलो बेस पेयर तक होता है। इतना बड़ा साइज हो, मतलब उतना दूर तक जा सकता है, उतना बड़ा साइज होगा। और इसमें क्या होगा 2 to 6 बेस पेयर का एक यूनिट बना होगा, समझ रहे हो, और रिपीट होगा 800 से 200 बार। तो 800 से 200 बार को तुम 2 to 6 बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर दो 6 बेस पेयर से, तो 1000 बेस पेयर तक आ जाएगा, नियर अराउंड, समझ रहे हो। तो 10 to 1000 बेस पेयर का इसका क्या होता है, साइज होता है। मतलब इसका समझिएगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, कहने का मतलब कि मिनी सैटेलाइट 10 to 60 बेस पेयर, तो मान लो मिनिमम 10 का बनाते हैं, तो 10 का एक यूनिट बना लो, क्या है भाई, ए टी सी जी 1 2 3 4 5 6 7, फिर सी 8, फिर टी 9, चलो एक और सी रख लो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा मिला। इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी सेकंड स्टैंड भी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी होगा, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री यदि बनाए तो ऐसे, ये देख लो क्या होगा, टी ए, ठीक, जी, ये देख लो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये 10 का एक यूनिट क्या हुआ, एक यूनिट ये 10 का बना हुआ है, ये देख लो, ठीक ना, 10 का बना हुआ है। अब बोला कि ऐसा इस तरीके का रिपीट 10 से 15 मिनिमम 10 बार रहेगा, और 10 बार ऐसा लगा रहेगा उस पूरे डीएनए के लेंथ में, और मैक्सिमम 1500 बार लगा रहेगा। कितना, मैक्सिमम 1500 रिपीट्स होंगे। तो 1500 में 10 से मल्टीप्लाई कर लो, नियर अराउंड इतना तक आपको आएगा, थोड़ा सा बढ़ के ही मिला, समझ रहे हो, मतलब 20 किलो बेस। यहाँ 15 किलो बेस आ जाएगा, 20 के अंदर ही है, तो मैक्सिमम 20 किलो बेस तक जाएगा, समझ गए। तो ऐसा यूनिट 10 बार या 15 बार, तो साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो साइज 0.1 से लेके 20 किलो बेस तक, ठीक ना, 0.1 से 20 किलो बेस तक जाएगा, किलो बेस पेयर तक कैसे जाएगा। अब देखो मिनिमम ये क्या है, 10 का है, तो 10 का कितना है, 10 से 60 बेस पेयर, और 10 से 1500 देख लो, तो 10 बेस पेयर का, ये जो 10 बेस पेयर का है, 10 को क्या कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो कितना हुआ बच्चों, 100 का आ गया ना, 100 का आ गया, ठीक है। 100 को किलो में चेंज कर दो, मतलब कि 1000 डिवाइड कर दो। किलो मतलब क्या होता है, किलो मतलब हो जाएगा कि 10⁻³ से, तो 10⁻³ कर दो और डिवाइड भी 10⁻³ से कर दो। तो 100/10⁻³ मतलब क्या हो गया, 0.1 हो गया। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ बेस पेयर, तो यही ना किलो बेस पेयर हुआ, 0.1 किलो बेस पेयर। ये 0.1 किलो बेस पेयर हो गया, इसी को किलो बेस पेयर बोलते हैं। तो 0.1 किलो बेस पेयर देखो, तो साइज हो गया, मतलब मिनिमम ये 10 वाला 10 बार रिपीट रहेगा, तो 0.1 किलो बेस का साइज बना रहा है। और यदि मैक्सिमम क्या रहेगा, 1500 बार रहेगा या 2000 बार रहेगा, तो 2000 बार रहता तो 20 किलो बेस पेयर, 1500 बार रहेगा तो 15 किलो बेस पेयर रहेगा। बता रहे समझ में, इतने बड़े साइज, उसी हिसाब से इसको भी कंपेयर कर लेना STR को। अब एक बात, अब पूछा जाएगा आज के डेट में, आज के डेट में VNTR का यूज होता है कि STR का यूज होता है। जो अब रिसेंट जो जेनेटिक जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें एक्चुअली STR का यूज होता है। क्यों, क्योंकि STR में बेस सीक्वेंस कम है, नंबर ऑफ रिपीटेशन भी कम है वहाँ, तो बहुत कम टाइम में और कम माथापच्ची करा के आपका काम निकल जाएगा। और वो भी क्या होता है, यूनिक होता है हर एक ह्यूमन बीइंग का, समझ रहे हो। तो यूनिक होगा तो हम उसी से काम चला लेते हैं, पता नहीं समझ में, उससे काम। तो आज के डेट में STR का यूज किया जाता है, मतलब कि इन रिसेंट DNA फिंगरप्रिंटिंग STR इज यूज्ड, नॉट VNTR। VNTR का यूज आज के डेट में नहीं किया जाता। तो इसको लिख लो, इसको लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। नाउएडेज क्या लिखेंगे, नाउएडेज, है ना, नाउएडेज STRs are used in DNA fingerprinting, not VNTRs, याद रखना, not VNTRs। VNTRs का यूज नहीं किया जाता, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा VNTR वाला ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में VNTR वाला ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। और चूंकि शुरू में VNTR को ही लेके बताया गया था, तो मेरे को बेसिक पढ़ाना है, ठीक है। तो बेसिक DNA फिंगरप्रिंटिंग, ऑस्ट्रेलिया में 3rd जनरेशन का चल रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग, समझ रहे हो। तो वहाँ के लैब ज़्यादा एडवांस है। तो अभी आप लोग क्या पढ़िए, VNTR DNA फिंगरप्रिंटिंग बाय द हेल्प ऑफ VNTRs। अब देखो, तो VNTRs और STRs जो होते हैं, ठीक है, VNTRs और STRs ये शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो करता है, शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, बहुत तरह का इसका रूप होता है, बहुरूपिया होता है, समझ रहे हो, मतलब मेनी फॉर्म्स इसके होते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, मेनी फॉर्म का मतलब क्या है, मेनी फॉर्म्स का क्या मतलब है। अब देखो, जैसे सपोज करो, ये तो बात पक्का है कि जितने भी हम लोगों में जीन होगा उसका हाफ सेट मदर से और हाफ सेट फादर से आया, हम लोगों में आया है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देख लो, ये DNA है। अब DNA को एक लाइन से बनाते हैं, ऐसे एक लाइन के द्वारा DNA खींच दिया। ये फादर से आया हुआ DNA, ये मदर से आया हुआ DNA। ये देख लो, फादर और मदर, ये किससे आया हुआ, ये फादर से आया हुआ, और ये कहाँ से आया हुआ है, ये मदर से आया हुआ DNA है, ठीक है। देखो क्या हुआ, अब VNTR सेलेक्ट किए, मतलब कि सैटेलाइट मतलब कि जंक DNA, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ये भी सेम लोकस पे यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया,
बात आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जो देख रहे हो यहाँ है आपका क्या, AAT टाइप का, AA या ऐसा मिला कि यहाँ जो बेस सीक्वेंस है ये वाला AATT टाइप का मिला, और यहाँ क्या मिला, A और A ही टाइप का मिला, AAA लिखा हुआ है, ये देख लो AAA टाइप का मिला। समझ रहे हैं? अब कोई दूसरा पर्सन होगा सेम लोकस पे, लोकस मतलब क्रोमोजोम, यदि क्रोमोजोम बनाते तो ऐसे होता, ध्यान से ये देखो, क्रोमोजोम बनाते तो ऐसा होता ना, क्रोमोजोम उसके अंदर DNA है, इसमें बनाते क्रोमोजोम तो ऐसा होता, ये देख लो। तो क्रोमोजोम पे लोकस होता है, पोजीशन होता है, ये देख लो। जैसे मान लो कि ये हमारा क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम पे ये जो पोजीशन है ये एक लोकस हुआ, यहाँ पे कोई एक जीन प्रेजेंट रहेगा, कोई DNA प्रेजेंट रहेगा, और सेम हाइट पे सेम पोजीशन पे मान लो ये पर्सन A है, ये पर्सन B है, ये B का इस लेवल पे जो पोजीशन रहेगा उसको भी सेम लोकस बोलते हैं। तो उसमें तो यहाँ पे जो आपका VNTR का सेट है वो क्या मिला, AATT मिला, और दूसरे क्रोमोजोम पे AAA टाइप का मिल गया। ये फादर से आया, ये मदर से आया, समझ रहे हो, ये फादर है मदर से आया। बोले सर AA का कॉम्प्लीमेंट्री तो डबल स्टैंड होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री TTT और AA होगा, सिंपल सी बात है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री TTTT टाइप का होगा, TTT टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये फादर से, ये मदर से आया, ये हमारा अपना यूनिक हो गया, हम में यही रहेगा, ये चेंज होगा नहीं, कोई चेंज नहीं कर सकता, ये हमारा अपना यूनिक हो गया, यूनिक। अब देख लो, अब पैटर्निटी डिस्प्यूट है ना, बच्चा किसका है, इसमें भी मदद करता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। बच्चे पे डाउट है, दो पेरेंट झगड़ गए कि हमारा बच्चा, बस फिंगरप्रिंटिंग कर लो, बच्चे का ब्लड सैंपल लेंगे आप लोग, फिर दोनों पेरेंट्स का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि ये वाला फादर से, ये वाला मदर से आया, मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है तो बच्चा उनका, मैच नहीं किया तो बच्चा उनका नहीं, सिंपल सी बात है। बताए समझ में? तो इस टेक्निक को हम मैटरनिटी पैटर्निटी, ठीक है, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए भी क्या करते हैं, यूज किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला। तो यहाँ पे ये है। अब मान लो ये पर्सन A का ये वाला है, पर्सन B का क्या होगा भाई, पर्सन B वाला देख ले रहे हैं। पर्सन B का जो रहेगा बच्चों, पर्सन B का देखो, पर्सन B का क्या रहेगा, सेम लोकस पे, सेम लोकस है क्रोमोजोम का, सेम लोकस पे पर्सन B का क्या रहेगा, पर्सन B का रहेगा, यहाँ पे आ गया AA, इधर TT, समझ गए, और आ गया T और T, 4 T आ गया, और A और A, ये देख लो। वही चीज़ यहाँ पे AATT है, अब क्या हो गया AATTT, 4 T आ गया, 2 A और 4 T आ गया। इसका मतलब कि सेम लोकस का ये वाला जो पार्ट था, रिपीटेड पार्ट, 3 TT आ गया, मान लो यहाँ तक आ गया, सेम इसी पोजीशन पे क्रोमोजोम पे, वही पार्ट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। देखो इसका वेरी कर रहा है, मतलब ये पार्ट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये पर्सन B का है, पर्सन B का ये वाला कहाँ से आया, मान लो फादर से आया, तो ये फादर से आया तो दूसरा मदर से आएगा। मदर वाले में क्या है भाई, मदर वाले में यहाँ पे है देखो AAA, ठीक है, और ये TT हो गया, यहाँ पे क्या है TA और A हो गया, ये देख लो। तो ये वाला पार्ट किससे आया है, मदर से आया है, मदर से आया। तो सैटेलाइट DNA जिसको हम बोलते हैं क्या है, अब इसको बोलते हैं VNTR, क्या बोलते हैं VNTR। तो VNTR जो है, ठीक है, TR मतलब टैंडम रिपीट, टैंडम रिपीट मतलब कि एक ही टाइप का बेस सीक्वेंस रिपीट हो। तो देखो रिपीट हो रहा है एक ही टाइप का बेस सीक्वेंस, समझ रहे हो,
रिपीट हो रहा है। लेकिन ये क्या है, वेरिएबल नंबर, यहाँ पे उसका नंबर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे उसका नंबर डिफरेंट है। आज जब डिफरेंट है तो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। यहाँ पे रूप कुछ और है, यहाँ पे उसका रूप कुछ उसका अलग है, अलग रूप उसका दिख रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए बोलते हैं कि VNTR जो होता है वो क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो VNTR क्या लिखेंगे, VNTR शोज पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करेगा, शो करेगा। समझ गए? पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। और ये VNTR जो होता है ये यूनिक होता है एवरी इंडिविजुअल में। तो क्या लिखेंगे, दिस VNTR is unique in every person and it varies, और वेरी भी करता है, वेरीज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी करता है। एक आदमी का दूसरे आदमी से अलग होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के। उसको लिख लो, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है भाई, क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है बच्चों, एक ही जाइगोट से जब जुड़वा बच्चों का जन्म हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे, ठीक ना। देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जरा देखो इसको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को देखो ध्यान से। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, ब्रीफ में समझ लो। मोनोजाइगोटिक ट्विंस ये जाइगोट है, ये क्या है, जाइगोट है, देख लो। और जाइगोट के बाद क्या है, ये जोना पेलुसिडा है, याद रखना। जोना पेलुसिडा जाइगोट बनने तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जोना पेलुसिडा। अब इसमें क्या हुआ, ब्लास्टुला स्टेज बनेगा। तो ब्लास्टुला स्टेज बन गया, 8 to 16 सेल्ड स्टेज, ये ब्लास्टुला है। और जोना पेलुसिडा क्या हुआ, अभी तक कंटिन्यूड है, याद रखना। अब इसमें पोर बनेगा, एंजाइम पोर बना देता है, ठीक है, स्पर्म लाइसिन्स वगैरह जिसको बोलते हैं, या जोना लाइसिन्स। क्या होगा, अब पोर जैसे ही बनेगा तो पोर बनने के बाद में ये ब्लास्टोसिस्ट जो देख रहे हो, ब्लास्टुला स्टेज, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दो पार्ट में, एक ये, और इससे बनेगा क्या, इससे एम्ब्रियो गैस्ट्रुला, इससे भी एम्ब्रियो गैस्ट्रुला वगैरह बन के एम्ब्रियोजेनेसिस होके ये एक बच्चा बनाएगा, और इससे भी क्या होगा, एक बच्चा बना। और दोनों बच्चा जो होगा ये ट्विंस होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा ट्विंस, कोई डिफरेंस नहीं, मतलब एक जाइगोट से डेवलप हो गया, ठीक है, एक जाइगोट से दोनों डेवलप हो गया। इसी को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इनके सारे जीन्स, टोटल जेनेटिक मेकअप, सारा कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होता है, मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं, यही समझ लो। तो इसको छोड़ के बाकी सब में अलग रहता है। VNTR का एक और मीनिंग होता है, वही बता दे रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म पर्सन टू पर्सन तो शो करता ही है, और अब मान लो देखो, एक ही क्रोमोजोम पे, एक क्रोमोजोम पे ध्यान से एकदम देखो, समझने की जरूरत है। VNTR का और क्या मतलब होता है, पर्सन टू पर्सन उसका फॉर्म तो चेंज कर ही रहा है, एक पर्सन में भी। यहाँ मान लो कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे A, T और C था, सपोज करो इतने का बना हुआ था, कॉम्प्लीमेंट्री डाल दो इसका, T A
और जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री के बाद ध्यान से देखो, अब आगे हम जाते हैं। मैं बताया था ना कि फिर कहीं बीच में देखो, एक हेट्रोक्रोमेटिक रीजन में देख लो, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिला ए और टी मिला, यहाँ टी और ए मिल गया। देख लो इतना छोटा मिला। सेम चीज़ वही रिपीटेशन यहाँ पे ऐसे मिल गया। पता रहा समझ में, छोटा मिल गया। तो इसका रूप यहाँ भी चेंज कर रहा है। लास्ट वाले को देख लो, लास्ट वाले को मान लो कि जी और सी है तो यहाँ जी सी ही लिख दो और समझ में आएगा। तो ये जो रिपीट हैं ये वेरी कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं वेरिएबल टैंडम रिपीट्स, ठीक ना। तो वी एन टी आर का मतलब ये भी है, वी एन टी आर यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म सेम क्रोमोजोम में भी शो कर रहा है। सेम क्रोमोजोम में शो कर रहा है, लेकिन एक लोकस पे पैटर्न वही रहेगा। चाहे कोई सेल ले लो, उसका कोई भी सेल ले लो, उसके एक लोकस पे पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इस पोजीशन पे दूसरा क्रोमोजोम आएगा, दूसरे सेल का क्रोमोजोम है, उसका क्या होगा, पैटर्न सेम होगा। याद रखना इस चीज़ को।